जी, आज हमारा छठा लेक्चर है और आज का उन्वान है बेसिक एलिमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ प्रीचिंग। वाज के बुनियादी अनासर और इसके मुख्तलिफ हिस्से। बुनियाद के इसके बुनियादी अनासर और हिस्से। चलें पहले की तरह हम इसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। ये याद दहानी मैं इसलिए हर रोज़ कराता हूँ ताकि हमें याद रहे। पहले लेक्चर में हमने इल्म वाज का तारुफ सीखा था और दूसरे में वाज और वाइज के ताल्लुक और उनकी अहमियत के बारे में। वाज में मतन की फ़ौक़ियत तो ज़रूरत और वाज की मतन की इक़साम के बारे में हमने सीखा था। और फिर चौथे में हमने मतन का आगाज़, इंतख़ाब और इसके तरीके सीखे थे। और गुज़श्ता जो लेक्चर था उसमें वाज की साख्त यानी स्ट्रक्चर, ढांचा और उसकी ज़रूरत और उसके खाके और खाकों की इक़साम क्या होती हैं और जो ढांचा है उसके बुनियादी 2 क्या शक्लें होती हैं वो सीखी थी। इस दफ़ा मैंने थोड़ी-सी वो लेक्चर में तब्दीली की है जो कि बाद में था, उसको पहले लेके आया हूँ क्योंकि उसका ताल्लुक इससे है। इसलिए अगले में हम मज़ीद सीखेंगे। लेकिन वाज़ के अनासर और हिस्से का अमली जायज़ा हम लेंगे। उसके अनासर कितने होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं और उसके हिस्से कितने क्या हैं और कितने होते हैं। और इस तरह बिलतरतीब हम आगे से मेरा ख़्याल है हम हाफ़ जो है सफ़र आधा सफ़र कर चुके हैं और बल्कि आज आधे से आगे निकल जाएँगे। वाज़ के बुनियादी तौर पर 3 अनासर होते हैं और 3 ही हिस्से होते हैं। उसके 3 अनासर होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। अनासर पे हम बहुत मुख्तसर वक़्त गुज़ारेंगे और उसकी चंद एक मिसालें जो हैं बाइबल में से देखेंगे। लेकिन जो हिस्से हैं, उनको बिलतरतीब और व एक-एक को बड़ा मुफस्सल तरीके से हम सीखेंगे। चलते हैं आगे। पहले हिस्से वाज़ के 3 अनासर और हिस्से पहले अनासर हैं इसलिए पहले अनासर। इसके बुनियादी तौर पर मैंने कहा कि 3 अनासर होते हैं। पहला है प्रेज़ेंटेशन, पेश करना और दूसरा है एक्सप्लेनेशन और वज़ाहत करना और तीसरा है एक्सहॉर्टेशन यानी नसीहत करना। और इन तीनों की हम चंद एक मिसालें देख लेते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर से, मुख्तलिफ हवालाजात के अंदर से इसकी चंद एक मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर लूका 4 बाब की 18 ता 29 आयत के अंदर अगर उसमें देखें तो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन उसको हम देख सकते हैं। लूका जो है उसका 4 बाब उसकी 18 ता 29 आयत। ये मसीह यस्सु की तालीम है तो वहाँ पे लिखा है कि मसीह ने कलाम पढ़ा या मसीह ने कलाम को पेश किया, पहला। सो यहाँ पर हम इसकी पहला उन्सर को देखते हैं कि सरमन का के पहले पेश करना। मैं हवाला निकाल लेता हूँ और ये हम उसके बाद हम देखते हैं उसके 18 ता 29 आयत। और खुदा का रूह यहाँ पर है कि अगर 17 में देखें तो लिखा है और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि मसीह यीशु ने पहले वो हवाला जो है वो निकाला है और हवाला निकाल के उसको पेश किया है और हवाला वो पेश किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुना, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। और फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे। ये आप देखते हैं कि यहाँ पर उसने 18 ता 19 आयत के अंदर हम देखते हैं कि उसने कलाम को पेश किया। पहला आंसर हमें यहाँ मसीह यस्सु की मनादी और तालीम के अंदर भी मिलता है। दूसरी बात जो है मसीह ने पढ़े जाने वाले कलाम की वजाहत की। अगर आप देखें 21 आयत के अंदर फिर उसने जो किताब बंद करके दी और खादम को वापस देकर बैठ गया। और याद रखें कि जब यहूदी सरमन करते थे, कलाम पेश करते थे, तो वो बैठ कर करते थे। इसलिए मसीह यस्सु की मिसाल भी आप देखेंगे कि जब वो पहाड़ी वाज पे करता है, कोई भी तालीम करता है तो वो बैठ कर तालीम देता है। और ये यहूदी असलूब आवाज है। इसलिए तो 21 वो उसके बाद लिखा है कि वो जितने वहां पर बैठ गया और 21 आयत के अंदर लिखा है
وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہو. جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس کی وضاحت کی. ہم نے دیکھا پیش کرنا, وضاحت کرنا اور پھر نصیحت کرنا ہے. یہ وضاحت اس نے کی, جو کچھ پڑھا گیا وضاحت کی. یہ دوسرا عنصر وہاں پر ہو گیا. پھر مسیح نے 23 اور 29 آیات کے اندر اس کا اطلاق کیا, اس کو نصیحت کی ہے. وہ کیا, اور جو حوالہ جو تھا اس نے کہا یہ پورا ہوا, یہ اس کی وضاحت کر دی, کیونکہ ان کو پتہ نہیں, معلوم نہیں تھا. اور آگے 23 29 آیات کے اندر دیکھیں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا گیا, اطلاقی نصیحت کی گئی ہے اس کے اندر. اور اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر, جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفرنہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر. سو آگے اطلاقی پورے کو اگر جب ہم پڑھیں گے تو وہ اطلاقی اور نصیحت کا پیغام ہے. تو تینوں عناصر ہم مسیح یسوع کی بات میں تھے. پھر تموتھیوس جو ہے, اس کا پہلا تموتھیوس 4 باب کی 13 آیت کے اندر بھی ہم ایک آیت کے اندر یہ تینوں عناصر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر پولس کہتا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں کیا کر, پڑھنا ہوتا ہے پیش کرنا, اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے. تعلیم دینا جو ہوتا ہے یہ وضاحت کرنا ہوتا ہے, کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم پیش کرنا, پڑھنا, پیش کرنا, نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں متوجہ ہے. اسی طرح یہاں پر ہم اس کی یہ پڑھنا پریزنٹیشن ہوگی, پیش کرنا, جو تعلیم دینا جو ہے ایکسپلینیشن ہو گیا, اور یہاں پر نصیحت کرنا جو ہے ایکسورٹیشن. یہ تینوں ایلیمنٹ جو ہیں ہم کتاب مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں, ایک حوالے میں سے بھی, ایک سے زیادہ حوالہ میں سے. مزید ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں, دوسرا تموتھیوس 4 باب کی 12 آیت کے اندر بھی. وہاں پر بھی پولس رسول تموتھیوس کو یہی بات کرتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر, وقت اور بے وقت مستعد رہ, ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کا. یہاں پر بھی وہ تینوں عناصر آپ اس ایک آیت میں دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو کلام پریزنٹیشن, کلام کی منادی کر, پیش کر, منادی کر. دوسرا ہے اس کو سمجھا دے, ایکسپلینیشن, ایکسپلین کر دے, رائٹ, وضاحت ہو گئی. اور یہاں واضح طور پر لکھا ہے ملامت اور نصیحت کا. یہ تینوں عناصر. سو آج کے 3 عناصر جو ہیں پریزنٹیشن, ایکسپلینیشن اینڈ ایکسورٹیشن, یہ تینوں عناصر موجود ہیں. ایک مشق کے لیے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں, یہ حوالہ آپ لے لیں اور اس پر آپ اگلی دفعہ جو ہے وہ اس میں سے تینوں باتیں جو ہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو پریزنٹیشن اینڈ ایکسپلینیشن اینڈ ایکسورٹیشن, جو تینوں جو ہیں اس حوالہ میں سے اعمال 17 باب کی 1 سے 4 آیات, یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے. چلتے ہیں جی, اگلا جو ہے ہمارا واز کے حصے. جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس طرح واز کے 3 ایلیمنٹس ہیں, عناصر ہیں, اس طرح واز کے 3 حصے بھی 3 ہی ہیں. وہ کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ آپ نے پہلے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, اور اگر آپ مختلف چیزیں لیٹر لکھتے ہیں, کوئی تحریر لکھتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے انٹروڈکشن, آف کورس انٹروڈکشن, تعارف یا تمہید. دوسرا ہوتا ہے باڈی یعنی تیسرا ہوتا ہے کنکلوژن. سو انٹروڈکشن, باڈی اینڈ کنکلوژن, یعنی تمہید یا تعارف. باڈی جو ہوتی ہے وہ اس کو نفس مضمون کہتے ہیں. باڈی اس کا جسم, مرکزی حصہ. جس طرح ایک درخت کے اندر جڑیں ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک جو ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں, اور بیچ کے حصے کو ٹرنک بولتے ہیں. اس طرح سرمن کے اندر بھی انٹروڈکشن, اور اس کے بعد باڈی, کنکلوژن یعنی تمہید یا تعارف یا نفس مضمون. باڈی کو نفس مضمون کہیں گے, اور کنکلوژن اختتامیہ. اس کے بعد ایک اور عنصر ہوتا ہے, لیکن وہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے, اس کو بعد میں ہم بات کریں گے. لیکن بنیادی طور پر وسیع انداز میں یہ تینوں عناصر موجود ہوتے ہیں. تینوں حصے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ہر ایک سرمن کے. ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے جائیں گے. ابھی پہلے ہم ان تینوں یعنی تمہید, یہ عبوری عمل جو ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. عبوری عمل اور اختتام کی اہمیت و مقاصد کے بارے میں سیکھیں گے, اور اس کے بعد نفس مضمون کا احاطہ کریں گے.
यहाँ पर जो तरतीब दी गई है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। लेकिन मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है इसके बीच में एक और चीज आती है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। उनको कवर करके तो बॉडी को आखिर में करेंगे। फिर हम इसकी तरतीब को थोड़ा सा तब्दील किया गया। सो पहले हम तमहीद कर लेंगे। अबूरी अमल ये मैं आपको बाद में बताता हूँ ये क्या है, ट्रांजिशन क्या है, और इख्तिताम को कर लेंगे। और उसके बाद नफ्स मज़मून जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा, ये मेन हिस्सा है उसका, किसी भी चीज का, दरख्त का जो बीच वाला हिस्सा है वो ट्रंक होती है, बड़ा वो होता है। सो मरकजी हिस्सा आप इसको कह लेंगे। चलें सरमन के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है? तारुफ, हम इसकी अहमियत सीखेंगे, तारुफ का मकसद सीखेंगे, तारुफ की खसूसियात सीखेंगे, और तारुफ के बारे में कोई इंतबा भी है, कुछ ऐसी तंबीह भी है, हमें वार्निंग भी है, हमें खबरदार भी रहना चाहिए। इन तारुफ के ताल्लुक से हम इन तीनों चारों चीजों को हम देखेंगे वो क्या है, एक एक करके चलते हैं। बेशक वाज में सबसे पहले अल्फाज इसका तारुफ कराते हैं और आखिरी अल्फाज इसका इख्तिताम करते हैं। पहले और आखिरी, तारुफ और इख्तिताम हो गया। मगर इन दोनों के दरमियान नफ्से मजमून यानी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के लिए, क्योंकि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, बॉडी एक ही हिस्सा नहीं होता, जैसा दरख्त की एक ही ट्रंक होती है, ऐसा नहीं है। ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए एक ट्रांजिशन, जिसको हम अबूरी मुंतकली या नकल मकानी का अमल कहते हैं, वो पाया जाता है। हिस्से तीन ही है, लेकिन यानी सरमन के हिस्से तीन ही है, लेकिन बॉडी के भी आगे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह करके। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए एक ट्रांजिशन होती है, उसको हम देखेंगे, उसको भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन, तमहीद, बॉडी, नफ्स मजमून, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों हिस्सों को भी आपस में आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए ट्रांजिशन पाई जाती है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको अबूरियत कह सकते हैं, या अबूरी मुंतकली। जब एक नुक्ते से आप अगले नुक्ते में जाते हैं तो उसके दरमियान में एक जोड़ होता है। इसको करने के लिए आप ये नहीं है कि अचानक खत्म कर दिया और अगले पे चले गए, नहीं, वो ट्रांजिशन होती है। इसलिए स्मूथ, आपके पैगाम के अंदर एक स्मूथ, जो बड़ा बड़ा मुलायम और राह हमवार करने के लिए ये ट्रांजिशन मौजूद होती है, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो उसकी अहमियत देख लेते हैं। अगरचे वाज में तरतीब के लिहाज से तमहीद और तारुफ जो है वो पहले मकाम पर आता है, लेकिन वाज की तैयारी में ये सबसे आखिर पर लिखा जाता है। तारुफ आता तो पहले है, जब हम कलाम करते हैं, वाज पेश करते हैं, तब आता तो पहले है, सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं। लेकिन जब हम वाज की तैयारी करते हैं तो उस वक्त जो है तमहीद जो है वो उसकी कब तैयारी करनी चाहिए, उसको कब लिखना चाहिए, जब आप पूरा सरमन अपना तैयार कर ले तो फिर आप तमहीद लिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि तमहीद आगे चल के हम मजीद सीखते हैं, आप जो कुछ आपने बयान करना है उसके मुताबिक है। कई दफा आप तमहीद लिख लेते हैं तो और फिर तारुफ लिखते हैं, सरमन की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद आपको कई तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका सरमन की कई दफा वो कई राहें, कई सूरतें इख्तियार करता है, तो फिर आपको तमहीद तब्दील करनी पड़ती है। इब्तदाई गुफ्तगू या कलाम बाज और बयानिया में इंतहाई अहम होता है। कोई भी चीज है, किसी भी मरहले में गुफ्तगू हो या कोई ऐसी चीज है, कोई काम है, उसके अंदर तमहीद या तारुफ जो है वो इंतहाई अहम होता है। पहले अल्फाज इंतहाई अहम होते हैं और आखिरी भी अहम होते हैं इसी तरह। इसलिए चूंकि ये तमहीद और तारुफ बहुत अहम है, इसलिए सामीन को अपनी तरफ खींचने, मुतजस्सस करने के लिए पहले अल्फाज अहम तरीन और वाइज के बोलने के लिए मुश्किल तरीन होते हैं। जितनी कोई चीज अहम होगी उतनी ही वो मुश्किल भी होगी। इसलिए मुश्किल से मुराद ये है, बहुत खास होते हैं, इसलिए उनको बड़े सोच समझ के अदा करना चाहिए। तमहीद को भी बड़े सोच समझ कर उसकी तैयारी करनी चाहिए। दुरुस्त तारफ की नाकामी लोगों में गैर दिलचस्पी और बेतवजही का बायस हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पर, आपको कहीं पे बुलाया गया है कलाम सुनाने के लिए, तो आप शुरू जो है वो अजीब तरह की अटकेलियों से शुरू कर देते हैं, तो लोग समझेंगे कि आप वो जो फिक्रा क्या है, एक मुहावरा,
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा है ना? जो आप लोग कहेंगे हाँ ये तो ऐसा ही बन रहा है, फिर वो आपने जिस तरह की बातें पहले चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए या किस तरह की चीजें हो गई, तो वो आपका जो आपने जो कलाम सुनाना है उसको भी वो चुटकुले ही समझेंगे। सो दुरुस्त तारफ की नाकामी जो है लोगों में गैर दिलचस्पी और बेतवज्जही का बायस हो सकती है। इसलिए तारुफ या तमहीद जो है वो दुरुस्त होना चाहिए और वो बहुत अहम है। इंतहाई इसको बड़े गौर से तैयार करना चाहिए और गौर से ही इसको इसके अल्फाज का चुनाव जो है वो भी बड़े गौर से करना चाहिए। वाइस तो कलाम को बखूबी पढ़कर आया है। जब आप आते हैं कलाम सुनाने के लिए तो ज़ाहिर है आपने तो पूरा हफ्ता तैयारी की है कलाम सुनाने की, चलो हफ्ता नहीं की तो कुछ वक़्त आपने गुज़ारा है, क्या कलाम करना है, किस तरह करना है, उसकी तरतीब क्या है। लेकिन लोग जो आते हैं वहाँ पर, आप तो बड़ी तैयारी-श्यारी करके आए हैं, राइट? पैगाम देने के लिए, आप वाक़िफ़ होते हैं उससे। लेकिन जमात जो है कलाम के मतन और सियाक़ो-सबाक़ और पैगाम के मकसद से नावाक़िफ़ इबादत में आती है। इसलिए तारुफ ऐसा मौका है कि आप उनको इन बुनियादी चीज़ों सियाक़ो-सबाक़, मतन का पैगाम जो है, उसका मकसद जो है, वो बयान कर करते हैं तारुफ के अंदर, ताकि उनमें दिलचस्पी पैदा हो, ताकि उनको बुनियादें पता चल जाएँ, ताकि उनको उनकी जड़ें पता चल जाएँ। आज आप क्या सुनाने लगे हैं, इसलिए ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इसलिए तारुफ को सीरियसली लेना चाहिए और इसकी सही तैयारी करनी चाहिए। तमहीद की अहमियत के तनाज़ुर में विलियम एल हॉगन यूं रकम तराजा इस तरह लिखता है, क्या कहता है इसकी अहमियत के बारे में? कहता है कि आपको याद रखना चाहिए कि आप पुलपट पर वाज़ के लिए घंटों, हफ्तों और महीनों के मुतालिया और मुसलसल तैयारी के बाद आते हैं। ये बात मैंने अभी कही है। आप तो बड़ी तैयारी करके आते हैं, घंटों, हफ्तों की, मगर जमात के अरकान ने ऐसा नहीं किया। शायद उनको तो ये भी मालूम ना हो कि आप कौन से हवाला और कौन से मज़मून पर बात करने जा रहे हैं। ये तो उस वक़्त उनको पता चलता है कि आप ये हवाला पढ़ने जा रहे हैं। तमहीद में उनका क्या होता है? चूँकि वो इससे अभी वाक़िफ़ नहीं होते, इसलिए तमहीद में आप उनकी दुनिया में दाख़िल होकर उनको अपने साथ सफ़र के लिए आमादा करते हैं और अपने साथ लेकर बाइबली दुनिया में इकट्ठे दाखिल होते हैं और बिलखसूस आज के कलाम की तहों में छुपे हुए खजानों को ढूंढने का आगाज करते हैं। ये बहुत वाज़ेह और बहुत अहम बात ये है कि हम उनको हम इस सफर पर जा रहे हैं। उस सफर के लिए तारुफ ऐसी जगह है कि उनको इस सफर के लिए आप तैयार कर रहे हैं। हम ये सरमन जो है, ये पैगाम जो है, ये वाज जो है, वाज का सफर आज करने जा रहे हैं। चूँकि आप तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, इसलिए उनको पहले तैयार किया जाता है। उनको साथ लेकर आप उनकी दुनिया में दाखिल होकर उनको बुनियादी चीज़ें बताकर, ये रास्ता है, इस तरह है, इसका मकसद ये है, फिर वो आपके साथ आमादा होते हैं, फिर आप बड़ी तवज्जो के साथ वो सुनते हैं और फिर कलाम की तहों में छुपे हुए खजाने जब आप ढूँढते हैं, निकालते हैं, आप उसका आगाज़ करते हैं। विलियम की किताब है, इट इज़ माय प्लेज़र टू इंट्रोड्यूस कम्युनिकेशन रिसर्च क्या कहती है आज की DW क्लेवरली फोर्ड असर हाजिर में मीडिया के बेतहाशा असर रसूख की वजह से बयान करता है कि जदीद इबलाग या कम्युनिकेशन की रिसर्च के मुताबिक गुफ्तगू के पहले 30 सेकंड के अंदर ही सामीन ये फैसला कर लेते हैं कि उनकी दिलचस्पी का रुझान किधर को जाएगा और सामीन बहुत ही कलील अरसा में मुखातबीन के बारे में अपना नजरिया कायम कर लेते हैं। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। जब आप जाते हैं तो जिस तरह अक्सर कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो चूंकि जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है, अगर आप इंट्रोडक्शन जो है सही नहीं कराएंगे तो फिर आपके कलाम की तरफ भी वो तवज्जो नहीं देगा। तो वो कहता है कि मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक, कम्युनिकेशन रिसर्च के मुताबिक पहले 30 सेकंड या बहुत कम अरसा के अंदर लोग पता चल जाता है उनको, उनका रुझान किधर जाएगा, क्योंकि वो जो कुछ आपसे सुनते हैं वो अपना माइंड बना लेते हैं और फिर सामीन जो है आपके बारे में, मुखातबीन के बारे में वो अपना नजरिया कायम कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर तारुफ में बड़े ही तवज्जो के साथ, बड़ी जो है जानफशानी के साथ, तैयारी के साथ और हकीकी तौर पर जो है, ताकि आप लोगों को अपने साथ लेकर जा सकें। अदरवाइज लोग जो हैं उधर बैठेंगे, वो इधर उधर और चीजों में, ख्यालों में
رہیں گے اور وہ آپ کا جو اصلی پیغام ہے اس کو نہیں سنیں گے. انٹروڈکشن. مزید اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بات فورڈ نے یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ آج کے میڈیا کے دور میں عصر حاضر کے میڈیا کے بے تحاشا اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ بات اس نے کب کہی تھی؟ 1979 80 کی دہائی میں کہی تھی. اور آج اگر 30 سال کے بعد اب آلموسٹ 40 سال ہو گئے کہ 40 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ہے. سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا اس وقت، لیکن آج کے دور میں لوگ سکرین کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ ہم کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے سنتے ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج سکرین کا دور ہے. ایسے دور میں لوگوں کو واز سننے کے لیے تمہید بہت اہم ہے. لوگ آج کل کانوں سے نہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتے ہیں. اس لیے سننے کے لیے ان کو تیار کرنا انٹروڈکشن کلام میں وہ سنتے ہیں. بے شک واز کو سامنے دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ اصل میں آپ کو اداکاری تو نہیں وہاں پہ کر رہے، آپ کی کلام، آپ کی بات منہ کے کلام کو سنتے ہیں جس کا تعلق کانوں سے ہے. سو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت یہ اہمیت کا حامل ہے آپ کا انٹروڈکشن. ایک بہت ہی معروف ابتدائی صدیوں کا مارکوس فابیوس کوانٹیلان لائنس جو ہے وہ 3500 AD میں ہوا تھا. یہ آلموسٹ مسیح یسوع کے دور کی بات ہی ہے. جو ہے آخری کتاب جو ہے نیا نامے کی وہ 96 میں لکھی گئی تھی، 1996 میں. کچھ لوگ اس سے پہلے بھی کہتے ہیں، لیکن یہ قدیم رومن ماہر تعلیم اور ماہر فن خطابت مارکوس جو ہے اس نے خطبے اور واعظ اور تقریر کی تمہید و تعارف کی اہمیت کے بارے میں کیا خوب کہا ہے. مارکوس کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، تمہید کی اہمیت کے بارے میں، تعارف کی اہمیت کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ بہت خاص اس کے ہاں. A flawed introduction is like a scarred face. You want to run from it. یہ کب کی بات کی گئی ہے؟ پہلی صدی میں بات کی. کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ A flawed introduction is like a scarred face. You want to run from it. کیا ہے جی؟ ایک غیر کامل یا ناقص تمہید یا تعارف داغدار یا بدے چہرے کی مانند ہے جس سے آپ دور بھاگنا چاہیں گے. اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ مارکوس تعارف کی اہمیت کتنی اس کے قریب تھی. آپ اصل میں جب تعارف کراتے ہیں تو آپ اپنے پیغام کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو پہلی جھلک دکھاتے ہیں. اگر وہ جھلک اچھی نہیں ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ اگر ناقص ہے، غیر کامل ہے، تمہید ہے، تعارف ہے تو وہ ایسا ہی ہے، ایک داغدار اور بھدے چہرے کی مانند ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. سو اس لیے جو تمہید ہے وہ بہت ہی اہم ہے. مشہور جو ہے ماہر علم الواز جان بروڈس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے well begun is half done. well begun is half done. یعنی اگر آپ نے اچھا آغاز کیا تو آپ کا مطلب ہے آپ کا آدھا کام پورا ہو گیا. سو اس کا مراد ہے کہ تعارف، اچھا تعارف یا درست تعارف جو ہے وہ آپ کے پیغام کا جو آدھا مقصد ہے وہ پورا کر دیتا ہے. بروڈس کی کتاب جو ہے On the Preparation and Delivery of Sermon، صفحہ نمبر 103. اس طرح سینڈوچ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. برگرز آپ کو بھی پسند ہیں اور مجھے بھی پسند ہیں، بچوں کو بھی پسند ہیں. اکثر یہ فاسٹ فوڈ آج کے دور میں ایسے ہی ہے نا. یس، سب کو پسند ہوتا ہے. ہاں، ویری یمی. جب آپ اس یہاں دیکھتے ہیں، اس کی تصویر دیکھ کے ہی آپ ہمارے منہ سے پانی آ جاتا ہے. سینڈوچ بہت لوگوں کو پسند ہے. بے شک گورے تو کھاتے ہی سینڈوچ ہیں، جیسے ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں، برگر سینڈوچ کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن تصور کریں جو واز کے جو 3 حصے ہیں وہ سینڈوچ کی طرح ہوتے ہیں. ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو ہے نفس مضمون ہوتا ہے. اور تصور کریں کہ اگر آپ کا جو سرمن کا سینڈوچ ہے اس کے پہلے حصے پر جو کہ پہلی تہہ ہے اس کے اوپر پھپھوندی لگی ہو، اندر
بے شک جتنا بھی اچھا آپ گوشت ڈال لیں, جو کچھ بھی اچھا سلائس اگر پھپھوندی لگی ہوئی ہے تو آپ کا رد عمل اس سے کیسا ہوگا. مراد یہ ہے, یہ پہلی جو اس کی طے ہے یہ تعارف کی طے ہے, اور آخری جو طے ہے وہ اختتام کی طے ہے. اس کے بیچ میں نفس مضمون ہے جو کہ گوشت والا حصہ ہے, جو کہ بذائقہ دار ہے. تو اگر جتنا بھی اس کے باہر اس کے انٹروڈکشن پر وہ جو اچھا نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں تیار کیا, اندر آپ جتنا مرضی اچھا بکرے کا بیسٹ آف بیسٹ گوشت ڈالیں, بیسٹ اس کی میرینیشن کریں اور بیسٹ طریقے سے اس کو بنائیں, تو بھی آپ کو کھانے کو دل نہیں کرے گا. اسی طرح اگر آپ لوگوں کے سامنے آپ تعارف جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہم نہیں پیش کریں گے تو لوگوں کی دلچسپی اس کی طرف, اندر جتنا مرضی اچھا مواد ہو, آپ نے جتنا اچھی تیاری کی ہو, آپ نے گھنٹوں تیاری کی ہو, بہت ہی آپ نے صحیح محنت کی ہے, لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. انٹروڈکشن دی سرمن, آرٹ آف کمپیلنگ بگننگز, یہ کتاب جو ہے. واز میں تعارف اس لیے بھی اہم ہے کہ اسی سے سامعین کے ذہنوں میں ابتدائی اور آخری تاثرات نقش ہوتے ہیں. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے, فرسٹ امپریشنز از لاسٹ امپریشن, پہلے ابتدائی اور آخری تاثرات نقش ہوتے ہیں. تعارف جماعت میں افہام و تفہیم, دلچسپی اور باہمی تعلق کا یہ مقام ہے. تعارف جو ہے, یوں تعارف کے ابتدائی جملے کی ترتیب, زبان اور خیال کی بندش اس انداز سے ہو کہ سامعین کی توجہ فوری طور پر واز کی طرف مبذول ہو جائے, اور شروع ہی سے لوگ محسوس کرنے لگے کہ آج کے واز کا ان کی ذات سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا ایک مجرب نسخہ کا مریض کی زندگی کے ساتھ. وہ کہیں ہاں میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ دعا چاہیے, مجھے وہ آخر تک آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. اگر شروع سے ہی وہ واز کی اہمیت کو, اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو سمجھ لیں, ان کی اپنی ضرورت کو سمجھ لیں, اور یہ موقع ہے, تعارف ہی ایسا موقع ہے جب آپ اس کو اس بات پر راغب کرتے ہیں, مائل کرتے ہیں, دلچسپی ان کے اندر ہوتی ہے, تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر وہ واز کے سفر میں چلتے ہیں. ایک کوشچن اور آنسر یہاں پر, کیا ہر ایک واز کے لیے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے؟ تعارف ضروری ہے کیا ہر ایک واز کے لیے تعارف ضروری ہے؟ جس کا جواب ہاں میں بھی ہے, اس کا جواب نہیں میں بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یس, ہر ایک تعارف کی ہر ایک واز کے لیے تعارف کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ تفسیری واز کر رہے ہیں, جو کہ آپ بالترتیب کتاب کا آغاز کیا ہے, اس کی پہلا باب اس کی سے شروع کر کے بالترتیب آپ پیغام سناتے ہیں ایک کتاب کے اندر سے, یا ایک موضوعاتی سلسلہ شروع کریں, یا سلسلہ وار سیریز ہے یا تفسیری واز ہیں, تو اس میں آپ کو ہر ہفتے کتاب کے تعارف کی ضرورت نہیں. یعنی آپ نے ایک دفعہ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل شروع کی, یوحنا کی انجیل کا تعارف ایک دفعہ شروع کیا, لیکن ہر ہفتے چونکہ آپ نے اسی کتاب کو پڑھانا ہے, اسی میں سے آگے جانا ہے, ہاں بالترتیب جانا ہے, تو آپ کو اس کے جو ہے کتاب کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تفسیری بات کرتے وقت بھی آپ کو متن کی مناسبت, جو متن آپ نے مثال کے طور پر آج یوحنا کی 4 باب اس کی پہلی 10 آیات پر آگے ہیں, تو آپ کو کتاب کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ پہلی جو 10 آیات ہے ان کا تعارف آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. یا گزشتہ مطالعہ کی نظر ثانی کر سکتے ہیں, یا مختصر تعارفی کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں, لیکن پھر بار بار کتاب کا تعارف مفصل طریقے سے دوبارہ اس کی دہرائی کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کیا ہر ایک سرمن کے لیے تعارف کی ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور اس کا جواب نہیں میں بھی ہے. یہاں پر ایک تمہید و تعارف کے تعلق سے ایک ضروری انتباہ سامنے رکھتے چلتے ہیں. وہ انتباہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تعارف کا پہلا مقصد لوگوں میں واعظ کے لیے دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے. اوکے, لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنا تاکہ لوگ بات سنیں آپ کی, یا اس کو ان کی بنیادیں بیان کرنا. لیکن بعض لوگ تعارف میں چٹکلے سنانا شروع کر دیتے ہیں. تعارف محض مزاح کی غرض سے پیش نہیں کریں, لیکن اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ واعظ میں مزاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مزاح جو ہے وہ فرق بات ہے, چٹکلے فرق بات ہے. اگر موضوع مقام پر اس کا استعمال, مزاح کا استعمال کیا جائے, تو یہ بڑا پر اثر ہو سکتا ہے. مثلا
ज़बूर नवीस लिखता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। आप लोगों से बयान कर रहे हैं, हाँ जी, ज़बूर नवीस कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, और उसने ये नहीं कहा ज़बूर नवीस ने कि मैंने तेरे कलाम को अपनी अलमारी में रख लिया। तो लोगों के अंदर एक मजाक की सूरत में लोगों को आप सिखा रहे हैं कि जी उसने आपको कलाम जो है अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया, अपने दिल में रखने के लिए दिया, हर रोज उस पर गौर करने के लिए दिया। तो ये मजाक की सूरत में जो है आप कलाम जो है वो उनको आप बयान कर रहे हैं। लेकिन ये चुटकुले सुनाना या मजाक करना ऐसा नहीं, तारुफ का मतलब ऐसा नहीं है। बाज लोग उस ऐसा शुरू कर देते हैं, इसलिए ये इंतबा जरूरी था। दूसरी तंबीही बात, तारुफ को इस वक्त तक ना लिखा जाए जब तक नफ्स मजमून का खाका और नतीजा पूरी तरह तैयार नहीं करते। इसलिए ये बात मैंने पहले भी कही थी, आप तारुफ सबसे पहले नहीं लिखते, पहले नफ्स मजमून और उसका नतीजा और खाका तैयार हो जाता है तो फिर आप तारुफ लिखते हैं। तीसरी बात यहाँ पे वो तीसरा होना चाहिए, नंबर 2 है, तो उसको चेंज करूंगा। वाज के तारुफ में मतन के खसूसी तारुफ का ख्याल रखें। जो आपने किताब का तारुफ कर दिया, लेकिन जो आप मतन पेश करने जा रहे हैं उसका खसूसी ख्याल रखें, जिसमें मतन के सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ साथ लोगों में कलाम और बात सुनने के लिए इश्तियाक पैदा किया जाता है। बाद लोग तारुफ तो कराते हैं लेकिन मतन का तारुफ नहीं कराते कि ये क्या है, ये किस मौका पर दिया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सियाक़-ओ-सबाक़ क्या है। चलते हैं, एक कॉमन पैटर्न सादगी से एक नमूना है फॉर इफेक्टिव सरमन इंट्रोडक्शन। एक मुअस्सर वाज के लिए एक अमूमी जो है आपके सामने नमूना रखते हैं। पहले आप हवाला का ऐलान करते हैं, राइट, ये आज हवाला हम पढ़ेंगे। उसके बाद हवाला का तारुफ करते हैं जो कि मजमून होता है, जी आज हमारा मजमून ये होगा। हवाला का दोबारा ऐलान, एक दफा हवाला कर लिया, उसका मजमून किया, क्योंकि हर लोग हमारे यहाँ तो हर बंदा अपनी बाइबल लेके नहीं आता और ना लोग सारे लोग पढ़ते हैं उसके अंदर, इसलिए आप दोबारा हवाले का ऐलान करें। फिर हवाला की आप तलावत करते हैं। उसके बाद तनवीर के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद हमें और सबको सीखने सिखाने वालों को आपके दिलों को मुनव्वर करे, उनकी तनवीर के लिए आप दुआ करते हैं। और फिर वाज का तारुफ पेश करते हैं और इसी तरह फिर बयान होता है और इख्तिताम होता है, और इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है। तो इसके बुनियादी एक पैटर्न आपके सामने रख लिया है। तमहीद की खसूसियात, अभी तक हमने तमहीद की जो है अहमियत के बारे में सीखा है। अभी हम तमहीद की खसूसियत के बारे में सीखते हैं। तमहीद की खसूसियात क्या है? चल देख, मुझे लग रहा है आज हम तमहीद ही शायद खत्म कर सकें। तमहीद की पहली बात, तमहीद जो है या तारुफ जो है वो इख्तिसार के साथ मुख्तसर होना चाहिए। मुख्तसर मगर जामे, इख्तिसार होना चाहिए, उसके अंदर ब्रीफ होना चाहिए। बेशक एक जुमले के बाद नफ्से मजमून की तरफ नहीं बढ़ सकते। एक आप जुमला कहा तो वो तारुफ हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन तारुफ बेजा तवील नहीं होना चाहिए। इधर उधर की बातों के बजाय मुख्तसर मगर जामे तारुफ होना चाहिए। इट्स अ लेइंग किंडलिंग बिफोर स्टार्टिंग अ फायर। आप एक तरह से एक किंडलिंग, थोड़ी सी चिंगारी एक करते हैं और आग जलाने के लिए से पहले हो, लेकिन आप एक बहुत तवील उसको आधा टाइम जो है वो तारुफ में ही ले लें, या आप बहुत ही पीछे बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चला जाए और जो पैगाम है उसको नहीं। ये कोई हम सरमन जो है लेक्चर के अंदर ऐसा जो है या सेमिनरी क्लास के अंदर तो हम तारीखी एतबार से बहुत पीछे जाते हैं करते हैं, लेकिन सरमन जो है मुराद है कि वो उसका अपना अपना पूरा पूरा टाइम होना चाहिए, इख्तिसार के साथ होना चाहिए, जामे होना चाहिए। दूसरी बात, सरमन के अंदर जो सॉरी तारुफ है उसके अंदर जाज़बियत होनी चाहिए। पहली बात इख्तिसार, ब्रीफ होना चाहिए। दूसरी बात जाज़बियत, अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर जाज़बियत होनी चाहिए। तारुफ ना तो इतना दकीक हो, मुश्किल हो कि लोग समझ ही ना सकें, और ना ही इस कदर फीका कि लोग इसको देखकर आपके बात की तरफ तवज्जो ना दें। तारुफ दिलचस्प और जाज़ब होना चाहिए, ना इतना मुश्किल कि समझे ना, और ना ही इतना फीका। सो इसलिए दिलचस्प और जाज़ब होना चाहिए। तीसरी बात, तारुफ सादा होना चाहिए, सिंपल, ब्रीफ, अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव
एंड थर्ड सिंपल, सादा, सादगी उसमें होनी चाहिए। तारुफ का असलूब नहायत सादा हो, ये पेचीदा ना हो, जिस तरह हमने पहले कहा था दकीक ना हो, लोगों की समझ में ना आए। अल्फाज की बंदिश और तरतीब फितरी और सादा होनी चाहिए। अगर मुश्किल कोई इस्तिलाहात आई हैं जो कि आप करना भी चाहते हैं, अगर जरूरी हो ऐसा जरूर करना चाहें, तो आप मुख्तसरन उनको बयान कर दें, उनकी वजाहत कर दें। आप बड़े बड़े लफ्ज जो है यूनानी, बड़े बड़े लफ्ज जो है दीगर बड़े बड़े लफ्ज जो है वो उनके ऊपर से गुजर जाएंगे वो। और चौथी बात, इख्तिसार, जाज़बियत, सादगी और इत्तेहाद, दैट मीन्स यूनिटी, यूनाइटेड हो। यूनाइटेड से मुराद ये है कि तारुफ कोई इस तरफ को जा रहा है, नतीजा उस तरफ को जा रहा है, और फिर नफ्स मजमून का कोई और है। तारुफ में इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुक होना चाहिए। तारुफ मजमून से, जो कि नफ्स मजमून है, उससे मुतजाद होने की सूरत में लोग वाज के सफर में भटक जाएंगे। तारुफ की मंजिल मजमून है। आप तारुफ अपने आप में उसकी खास अहमियत है, उसकी खसूसियत है, लेकिन उसकी मंजिल मजमून है। आपने मजमून के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। आप पहले कोई और बात कर रहे हैं और अभी कोई और शुरू कर दिया, तो फिर इसलिए इन तमाम बातों के, तमाम उसके अनासर, बाज के तमाम अनासर के दरमियान, तमाम उसके जो हिस्से हैं उनके दरमियान एक इत्तेहाद होता है। तारुफ की जो खसूसियत है, खसूसियात है, उनके अंदर चार बातें: इख्तिसार, जाज़बियत, सादगी और इत्तेहाद होना चाहिए। अगला मकसद की तरफ, मकसद को देख लेते हैं। मकसद को देख लेते हैं। तारुफ का मकसद क्या है? लोग इबादत में पूरे हफ्ते के मसाइल, या पादरी भी इसी तरह होते हैं, लेकिन पूरे हफ्ते के मसाइल, कारोबारी जिंदगी के बोझ और जिम्मेदारियां पूरी करने की दौड़ और थके हुए जहनों के साथ आते हैं। अभी जब मैं ब्रदर डुमिका से बात कर रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे बहुत बिजी है। उन्होंने मुझसे कुछ कहा था कुछ दिन पहले, तो मैं वो किया नहीं है, किया है मसरूफियत की वजह से, कारोबारी जिंदगी की वजह से मसरूफ है, बोझ के दले दबे हुए हैं। इसी तरह जो लोग भी संडे को जब आते हैं इबादत करने के लिए, कलाम सुनने के लिए, तो पूरे हफ्ते के मसाइल, कारोबारी जिंदगी के बोझ और जिम्मेदारियों को पूरी करने की दौड़ और जहन, थके हुए जहनों के साथ आते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए वाज का तारुफ अवलिन, इसका जो मकसद है वो क्या है? वो है कि माइंड ओपनर। लोग चूंकि उनके जहन जो है बोझों तले, वो कोई और फिक्रों में लगे होते हैं। आप तारुफ के मौका पर आप उनके माइंड को ओपन करते हैं, ताकि वो आपकी तरफ तवज्जो हो, वो बोझ भूल कर, वो सारे थकावट उनकी दूर हो जाए, जहनों से वो पर्दे जो है वो दूर हो जाए, दुनियादारी के, दुनिया के बोझों के, दुनिया की जिम्मेदारियों के, फिक्रों के जो पर्दा जो पड़ा हुआ है, वो उसको आप माइंड ओपनर इसको कहते हैं। सो जब आप माइंड ओपन हो जाता है, तो फिर सामीन में दिलचस्पी पैदा है। सो इसलिए तारुफ जो है माइंड ओपनर है, सामीन में दिलचस्पी पैदा करता है, और ये करनी चाहिए इसको। इसका मकसद सामीन में दिलचस्पी पैदा करना है, पहला मकसद। दूसरा मकसद, वाज के मकसद को वाजे करना, यानी तारुफ जो है, जो आप वाज कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, पैगाम कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसको वाजे करना कि वो क्या है लोगों को, ताकि लोगों के ज़हन में अगर वो मकसद बैठ जाता है, तो फिर लोग आपके साथ सुनने में दिलचस्पी रखेंगे। तीसरा जो है, जमात और वाइज में, यानी जो है सुनने सामीन जो है या वाइज के अंदर, उनके अंदर बाहमी ताल्लुक पैदा करता है। अगर आपका तारुफ ठीक नहीं है, तो जमात आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं, आपकी बात नहीं सुनती। सो सामीन और मुखातबीन के दरमियान ताल्लुक पैदा करने के लिए, वो उसकी बात को आप, हमने जब छोटे थे तो हमारी दादी या दीगर दादियां अक्सर वो कहानियां सुनाते थे, उसको कहते थे बातें, बातें करना या इस तरह का कुछ था। तो बड़े गौर से ऐसे बैठ के इस तरह से उसकी हाँ से हाँ मिलाकर हम सुनते थे, क्योंकि वो दिलचस्पी ऐसी पैदा कर रही थी। एक था, पता नहीं, एक कहानी थी, इस तरह वो शुरू से ही एक दिलचस्पी का बायस था। सो इस तरह जब वह उनके माइंड ओपनिंग के लिए जो है, जो तारुफ जो है, इसका अवलिन मकसद जो है, तीसरा बड़ा मकसद, जमात और वाज में बाहमी ताल्लुक पैदा करना है। इसके तीन मकासद को उसको इस तरह से भी बयान किया जा सकता है। तमहीद के या तारुफ के तीन मकासद, उसको तीन
3C and 3P के तौर पर मैं देखता हूं वो क्या है। पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, पहला है जी कैप्चर द पीपल। कैप्चर द पीपल, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बंदा वो कर रहा है, क्लास पढ़ा रहा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हैं। लोगों की त्वचा को कैप्चर करना, एकदम जब आप ऐसा अचानक आंखें तो करके खोल के देखते हैं, आओ आप सुनते हैं, या कान इधर को करके सुनते हैं, यानी लोगों को कैप्चर करना, लोगों की त्वचा को कैप्चर करना, कैप्चर द पीपल, मुतवज्जा करना। दूसरा क्या है, दूसरा है कम्युनिकेट द प्रपोजिशन। कम्युनिकेट, मुजव्वजा बयान का आप इबलाग करते हैं। और तीसरा मकसद जो है वो क्या है जी, कॉन्टेक्चुअलाइज द पैसेज, मतन को सियाको सबक को फराहम करना। यानी ये 3C है, कैप्चर, कम्युनिकेट, कॉन्टेक्चुअलाइज। किसको? पीपल, प्रपोजिशन एंड पैसेज। ये तारुफ के 3 मकासद है। इस तरह से तमहीद के मजीद अगर वसी तौर पर देखें तो उसके 7, पहले 3 है, उनको 3 को सीखा है हमने, इसको अगर वसी तौर पर देखें तो इसके 7 मकासद भी हैं। वो इसमें तीनों शामिल हैं। सामीन की तवज्जो को दीगर बातों से हटाकर वाज और पैगाम की तरफ मुर्तकिज करना, ये पहला अभी हमने सीखा है, वो भी इसके अंदर शामिल है। दूसरी बात है वाज और सामीन के दरमियान फासले को कम करना, ये भी हमने बात सीखी है, वो 3 शामिल है इसके अंदर। तीसरी बात जो है वह सामीन के अंदर वाज की वाइज की साख को बढ़ाता है। अगर आप तारुफ में इतने जिम्मेदार नहीं है, इतने संजीदा नहीं है, तो लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कहेंगे ये पादरी या जो सुनाने वाला आया है वाज भी ये ऐसा ही, शायद ये कहानियां सुनाने के लिए, शायद कुछ लोगों को कहानियां पसंद भी होती हैं, आपकी साख के लिए भी पर भी इसका असरअंदाज होता है। वाइज के पैगाम के लिए सामीन की दिलचस्पी और तवक्को में इजाफा होता है। जब आप तारुफ अच्छा करते हैं तो लोग समझते हैं आगे और ही बहुत अच्छी बात आने वाली है, आगे पता नहीं क्या आने वाला है, लोगों की तवक्को में इजाफा होता है। बाइबली पैगाम की अहमियत को बढ़ाता है वाज साहब का। अगर तारुफ आप बाइबली बुनियादों पर कर रहे हैं, उसके सियाको सबक को बता रहे हैं, तो वो ये बाइबली आपका जो बाइबली पैगाम सुनाने जा रहे हैं उसकी अहमियत को भी ये बढ़ा देता है। हर सुनने वाले के एक नागुफ्ता यानी अनकहे सवाल का जवाब देता है, यानी मुझे ये पैगाम क्यों सुनना चाहिए। यानी जब आप तारुफ कराते हैं तो लोग ये फैसला करते हैं कि ये पैगाम मुझे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। इसी यही मौका है कि आप उनको इस सवाल का जवाब दें। आप ये पैगाम आज आपके लिए है, ये आपके मसाइल का हल है, ये आपके लिए खुसूसी तौर पर पैगाम है। इसके अंदर लोगों को जो उनका एक सवाल होता है, मुझे क्यों सुनना चाहिए, आज जब वो बैठे होते हैं उनके जहन में मेरे लिए कितना अहम है, जितना अहम मेरे लिए ये होगा, ये जिसको मैं समझूंगा उसी उतनी ही तवज्जो मैं दूंगा। और साथ में वाइज के मतलूब तरीका कलाम को सामीन के लिए वाज़े करता है ताकि वो उसकी पैरवी कर सके और वाज के सफर में कहीं और गुम ना हो जाए। मिलते जुलते वो तीनों से ही अखज किए गए ये 7 मजीद मकासद है, लेकिन अगर आप उसको ब्रीफ तौर पर देखें तो 3 है, और अगर आप वसी तौर पर देखें तो वो 7 मकासद है। समरी के तौर पर हम फिर, या तारुफ की समरी के तौर पर हम देख लेते हैं, और आज इसको यहां तक रखते हैं। समरी, तारुफ जमात को समरी के तौर पर, खुलासा के तौर पर, तारुफ जमात को वाज पर मुर्तकिज होने में, फोकस करने में मदद फराहम करता है। द इंट्रोडक्शन हेल्प्स द कांग्रेगेशन फोकस, उसको फोकस करता है। दूसरी बात, तारुफ जमात को वाज के मरकजी रास्ता पर जाने के लिए तैयार करता है। The introduction prepares them for the main course. और समरी खुलासातन तारुफ जमात और वाज को मुंसलिक करता है। इंट्रोडक्शन connects communicators and congregation, और ये तीनों उसके खुलासा के तौर पर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन है। तमहीद की इकसाम भी हैं। ये तमहीद की इकसाम, तमहीद की इकसाम जो है वो इंक्विजिटिव मुतजस्सिस किस्म की है, दूसरी है पैराडॉक्सिकल है, मुतनाक़ज़ा या खिलाफ क़ियास है, और तीसरी जो है कुरेक्टिव है। चलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा बयान करता जाऊं ताकि आपको इसकी वजाहत हो जाए। जमात को ये क्या मुतजस्सिस करने के लिए, जमात को वाज पर मुर्तकिज होने में मदद फराहम करता है इस किस्म की तमहीद। इसमें आप बयान करते हैं कि आपका मौजू क्यों अहम है, ये क्यों काबिल गौर है, क्यों दिलचस्प है,
آپ ایک سوال سے بھی شروع کرتے ہیں. مثلاً کبھی آپ نے یہ سنا یا دیکھا ہے یا دیکھا ہوگا, اس طرح کا سوال سے آپ ان کے اندر دلچسپی بنتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے, کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے, ایسا ہوا ہے, اس طرح سے دلچسپی میں پیدا کرتے ہیں. پیراڈاکسیکل متنازع یا خلاف قیاس بات ہوتی ہے, لیکن وہ ہوتی ٹھیک ہے, درست ہوتی ہے. ایسے تعارف میں آپ کسی بات, سچائی اور مظہر کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں جو خلاف قیاس معلوم ہو, جیسا کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے. لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک طرف کہا گیا کہ خدا کی کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, دوسری طرف مکاشفہ کتاب میں لکھا ہوا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے. اس کو پیراڈاکسیکل انٹروڈکشن کہتے ہیں. کریکٹیو یعنی اصلاحی انٹروڈکشن, کلیسیا میں پیدا ہونے والے مسائل اور صورتحال, نتائج اور حل کو پیش کرنے کے لیے گلتیوں کا آغاز بڑا خوبصورت. وہاں پر پالوس رسول گلتیوں 1:6 کے اندر ان کو کریکٹیو انٹروڈکشن, اس سے پہلے وہ آگے اس کتاب کا آغاز کرے, ان کو بات وہ اپنی مین بتائے, وہاں پر وہ انٹروڈکشن میں وہ کیا کہتا ہے, 6 پہ لکھا ہوا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلدی پھر گئے, کسی اور طرح کی خوشخبری کی پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. یہ ایک آیت کے اندر وہ اصلاحی کریکٹیو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے, یہ میں تو دیکھ کر حیران ہوا کہ جس نے تجھے بلایا ہے فضل سے, تم اتنی جلدی اس سے پھر گئے, اس کی طرف سے منہ موڑ لیا ہے. یہ کریکٹیو ہے نا, اس کو اصلاح کر رہا ہے ان کی. اس طرح کا تعارف بھی ہوتا ہے. پریپریٹوری تعارف بھی ہوتا ہے, مقدماتی یا مضمونی. مضمون کا اعلان اور اس کی تعریف و تشریح کی جاتی ہے, اور آپ نے یہ مضمون کیوں چنا اور اس کے مقاصد کیا ہیں. اور نیریٹو بیانیہ یا حقائق ہوتی ہے, اس کے اندر ایک مختصر تعجب انگیز بیان یا اقتباس یا کوئی آپ واقعہ سناتے ہیں, اور واقعہ سے آپ جو ہے لوگوں کی سامعین کی توجہ جو ہے اس کی طرف مبذول کراتے ہیں. اور آخر میں جو ہے انٹروڈکشن جو تعارف ہے, اس کا جو ہے اس کے لیے گائیڈ لائن رہنما اصول جو ہے وہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ موقع کی مناسبت سے ہے. تعارف کا جو موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے. مثلا ضیافت کے پیغام کا تعارف آپ جنازے کے پیغام کے تعارف سے وہ مختلف ہوگا. سو موقع کی مناسبت سے تعارف ہونا چاہیے, اس کے لیے رہنما اصول یہ ہے. دوسرا رہنما اصول جو ہے, گائیڈ لائن جو ہے, کیا یہ نفس مضمون سے مربوط اور منسلک ہے. پہلے بات کے موقع کی مناسبت سے, اور دوسری بات جو نفس مضمون ہے اس سے یہ مربوط اور منسلک ہے کہ نہیں ہے. تیسرا رہنما اصول, کیا آپ نے پیغام میں وہی پیش کیا گیا, آپ کے پیغام میں وہی پیش کیا ہے جس کا وعدہ آپ نے تعارف میں کیا تھا. سو تعارف میں آپ کچھ اور پیش کر رہے ہیں, ان کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے پیغام میں کچھ اور کر رہے ہیں, اس لیے اس کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. کیا تعارف مختصر ہے, یہ ایپیٹائزر ہے ان ریلیشن ٹو دا مین کورس. سو ایک جس طرح ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مختصر ہونا چاہیے, اختصار کے ساتھ ہونا چاہیے, مگر جامع ہونا چاہیے. کیا آپ نے محض مزاح کی غرض سے مزاح کو تو استعمال نہیں کیا. مزاح کی جگہ تو ہے, جس طرح کہ اس کا ایک ہم نے اس کی ایک مثال بھی دی کہ خدا نے جو ہے اپنے کلام کو لکھا ہوا ہے کہ اپنے دل میں, وہ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا, اور خدا نے ہمیں یہ الماری میں کلام نہیں رکھنے کے لیے. اس طرح کا مزاح جو کہ جس کا تعلق اس سے ہو, آپ کے مضمون سے ہو. کیا صرف اس غرض سے نہیں کر رہے, نہیں, جس طرح تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھٹی بات, کیا اس میں لوگوں کی توجہ اور دلچسپی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تعارف میں آپ جو کہ بنیادی اس کا مقصد ہے, ہم نے دیکھا تھا. کیا تعارف خستہ یا تازگی بخش اور جاذب اور توجہ ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے جو خصوصیات کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جاذب ہونا چاہیے, کرسپ اینڈ اسٹرائکنگ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے 7 اس کے تعارف کے رہنما اصول ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے خدا کی مرضی سے وہ کریں گے, اس کا اختتام سیکھیں گے, اور پھر نفس مضمون کی طرف آئیں گے.